तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमने बात करी कि एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी, उसकी चॉइसेस के ऊपर स्टडी, उसकी चॉइसेस और डिमांड के वजह से प्राइजेस कैसे एक बिजनेस सेट करता है अपने प्रोडक्ट की। मेन बात क्या होती है, इन सब चीज़ों को डिराइव करने वाले दो मेजर फोर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। इनके ऊपर आगे चल के पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, डिमांड के ऊपर पूरा चैप्टर एक पढ़ेंगे, सप्लाई के ऊपर फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी इंसान प्राइस को किस तरीके से डिसाइड करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अब ये क्या कहती है कि रिसोर्सेज को एक हाउस होल्ड या एक फर्म या एक इंडिविजुअल किस तरीके से यूज करता है या किस तरीके से रिएक्ट करता है उनके ऊपर, उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से, उसकी सप्लाई बढ़ने की वजह से, या उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से, या उसमें होने वाले कोई चेंजेस की वजह से किस तरीके से कोई इंडिविजुअल या कोई एक हाउस होल्ड या कुछ फर्म्स या कोई एक फर्म किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो कहलाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो मीन्स बड़ा, जहाँ पे हमने पूरी कंट्री के बारे में पढ़ा। माइक्रो मीन्स छोटा, जहाँ पे हमने किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा या किसी एक फर्म के बारे में पढ़ा। फर्म यानी कि किसी एक बिजनेस एंटिटी के बारे में पढ़ा कि टाटा मोटर्स अपनी कार्स की प्राइस किस तरीके से मैनेज करता है या मारुति अपनी प्राइजेस को किस तरीके से मैनेज करता है। जब हम किसी एक फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब हम सबको जोड़ के कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी इंडिया में कैसा कर रही है, पूरे वर्ल्ड में कैसा कर रही है, तो फिर वो आ जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। और ये भी देखा जाता है कि इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अर्निंग की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से हमारी जीडीपी में कितना राइज आ रहा है, हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब एक फर्म के बारे में, उसके प्राइस डिसीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही चीज से ध्यान रखिए, इसका मतलब है फैक्ट्स। हिंदी में बोले तो तथ्य। ठीक है, अब फैक्ट्स का मतलब कि हमारे यहाँ जस्ट एन एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट रेट 16% है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 16% है, और इकोनॉमी ग्रोथ 6.2% है, और इस तरीके के कोई भी फैक्ट जहां पे एक फिगर फिक्स है। दूसरी बात, आप उस फिगर को टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं, मगर इसके बेसिस पे आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज दिस थिंग। जब आप कोई भी एक फैक्ट होता है, उस फैक्ट के ऊपर बात हो रही है, इकोनॉमिक फैक्ट के ऊपर अगर बात हो रही है, तो वो चीज कहलाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हमने बात करी कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो है लास्ट ईयर 6% रहा। तो ये एक फैक्ट है कि इंडिया का इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो चीज़ पहले 100 रुपये में आ रही थी, वो अब 106 रुपये में आ रही है। तो ये एक फैक्ट हो गया कि इंडिया की महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी, 6% से बढ़ी। अब इसको आप मैं चेंज नहीं कर सकते, मगर इसके लिए मेरी ओपिनियन अलग हो सकती है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, किसी और की ओपिनियन अलग हो सकती है। तो इफ वी टॉक अबाउट फैक्ट्स की एग्जैक्ट फिगर के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक फिगर के बारे में बात हो रही है, तो वो कहलाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब उस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में से एक फैक्ट के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूं, या गवर्नमेंट कुछ प्लान करने जा रही है, उस पर मैं अपनी कोई ओपिनियन रखता हूं, मेरी ओपिनियन हो सकता है उसके फेवर में हो सकता है अगेंस्ट में हो। तो जब हम इस तरीके की कोई बात करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे क्या है, इट इज ओपिनियन एंड वैल्यूज। ये वैल्यूज वो नहीं, 6% वाला वैल्यू नहीं है, ये है मेरा परसीवरेंस, कि मैं इसको कैसे परसीव करता हूँ, मेरे को ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, किसी के फेवर में है, किसी के डिसफेवर में है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जब हम ओपिनियन देते हैं तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। अब कोई भी आदमी ओपिनियन कैसे देता है, अपने बिलीव्स के बेसिस पे या अपने गोल के बेसिस पे कि मेरा गोल क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम फैक्ट के बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तब हम ये बता सकते हैं कि नहीं, पिछली बार 6% हमारी इन्फ्लेशन नहीं रही थी, आप अगर चेक करें 4% रही थी। तो हम फैक्ट को अगर चेंज करने की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम उस एक फैक्ट की वजह से किसी चीज को राइट या किसी चीज को रॉन्ग बोल रहे हैं, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फॉलो कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट शुड करना चाहिए रिड्यूस टैक्सेस। किस लिए करने चाहिए टैक्स रिड्यूस, कि पुअर फैमिलीज को हेल्प हो सके। तो शायद अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जीएसटी में कट हुआ है, जीएसटी परसेंटेजेस कट करी गई हैं। तो वहां भी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि पुअर फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की स्लैब्स को श्रिंक करा, कुछ चीज़ों को स्लैब के बाहर करा, कुछ चीज़ों को स्लैब के अंदर करा। किसी के ऊपर टैक्स बढ़ गया, किसी के ऊपर टैक्स कम हो गया। तो अब इस सब चीज़ों को लेके सबकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, कोई इसको सही मानेगा, कोई इसको गलत मानेगा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी भी इकोनॉमिक फैक्ट के ऊपर या उससे होने वाले इफेक्ट के ऊपर। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब कि आप एक पर्टिकुलर फैक्ट, सिंगल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सही है या नहीं है। बट वहीं नॉर्मेटिव के बारे में बात होती है तो वहाँ मेरे ओपिनियन के बारे में बात हो रही है, मैं उस चीज़ को कैसे देखता हूँ, कैसे समझता हूँ, मेरी नज़र में उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो मेरा ओपिनियन है। जब मैं ओपिनियन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। नाउ हमने बहुत बार अभी तक बात कर ली भाई, इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी होता क्या है, ये इकोनॉमी होता है सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम, और छोटा सा सिस्टम है। अब ये सिस्टम कर क्या रहा है, ये सिस्टम बता रहा है कि लोग बाग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, क्या क्या, गुड्स और सर्विसेज को। कहाँ पे, किसी एक कंट्री या किसी एक रीजन के अंदर। मतलब एक सिस्टम के बारे में बात हो रही है, वो सिस्टम में क्या हो रहा है, कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, किन चीजों को, वहां पे होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज को। अब किस चीज के, मतलब उसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है एक कंट्री हो, या आप राजस्थान के बारे में बात कर सकते हैं, आप दिल्ली के बारे में बात कर सकते हैं, आप हरियाणा के बारे में बात कर सकते हैं, या आप जिस भी स्टेट से हो आप उस स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं, वहाँ के कस्टमर्स क्या बाय करना पसंद करते हैं, या किस तरीके के गुड्स यूज़ करना पसंद करते हैं, या किस तरीके की सर्विसेज वहाँ अवेलेबल है, और किस तरीके की सर्विसेज को वो ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम फार्मिंग, फैक्ट्रीज, शॉप्स और बैंक। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एरिया में हो रही हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो फैक्ट्रीज से होने वाला प्रोडक्शन हो, चाहे शॉप पे बिकने वाले सामान हो, या बैंक में होने वाले ट्रांजैक्शन हो, इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं जो किसी इकॉनमी के अंदर हो रही होती हैं। तो उन सब चीज़ों का जो टोटल होता है वो कहलाता है इकोनॉमी। नाउ सिर्फ एक छोटी सी बात आप समझिए, नॉर्मल सी, कि आप अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज़ को एक बड़ा सा मार्केट प्लेस समझिए, कि कुछ फार्मर्स हैं जो
क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज हैं जो शायद इन क्रॉप्स को यूज करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स बना रही हैं। वो प्रोडक्ट्स बनने के बाद किसी शॉप पे जाके सेल हो रहे हैं। अब इस पूरी एक्टिविटी से, ये सारी एक्टिविटीज से कुछ लोग मनी अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग इन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए मनी स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो मनी का आना, मनी का जाना, मनी का रोटेट होना एक इकोनॉमी में, इज इकोनॉमी मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर पैसा किस तरीके से रोटेट हो रहा है। कोई तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, कोई रीसेल कर रहा होगा, कोई कुछ उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें, उन सब से होने वाला जितना भी ट्रांजैक्शन है, उस सब का टोटल कहलाता है इकोनॉमी। बस ध्यान क्या रखना है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का हो या किसी एक पर्टिकुलर रीजन का हो, तभी ये इकोनॉमी कहलाएगा। नाउ हम बात करते हैं, बहुत तरीके की इकोनॉमीज होती हैं वर्ल्ड में। आपने सुना होगा कि भाई ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे बिजनेसमैन की ज़्यादा चलती है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। चाइना के बारे में आपने सुना होगा। तो चाइना के बारे में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। वहाँ जो मेजर डिसीजंस हैं या छोटे बड़े डिसीजंस हैं, वो सब गवर्नमेंट लेती है। बस एक ही विज़न उनके दिमाग में रहता है कि मेरे को मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर करना है, प्रॉफिट कमाना मेरा सेकेंडरी प्रोसेस है। पहला काम लोग बागों का वेलफेयर, सबके पास जॉब हो, सबके पास खाना हो, सबके पास पढ़ाई हो, सबके पास बेसिक एमेनिटीज जो हैं, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, आपकी हेल्थ केयर, आपके लिए पब्लिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट ध्यान रखती है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। जब अमेरिका की तरह अगर किसी चीज़ पे प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल होता है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। और एक सबसे अच्छी चीज़ होती है इन दोनों का मिक्सचर, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। वहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें वेलफेयर के लिए यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं, जिससे इकोनॉमी में मैक्सिमम ग्रोथ हम अचीव कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो ये तो था वर्बल। अब हम समझते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या कहलाती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज होती हैं जो कि ओन करती हैं, कंट्रोल करती हैं किन चीज़ों को, रिसोर्सेज को। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज, पैसा, प्राइस, सप्लाई, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पे वेलफेयर से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा लोग बागों के पास पैसा होगा, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे वेल्थ होगी, लग्जरी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ये वहाँ की बेसिक थ्योरी है। अब ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो प्राइसेस, प्रोडक्शन, ये सब डिसाइड कौन करता है, मार्केट। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसकी सप्लाई ज़्यादा कर दी जाए, जिससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, यूएसए में, जापान में। और ये दोनों ही शायद एक अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ वर्ल्ड गिनी चुनी वर्ल्ड पावर्स में आती हैं। और इनके अंदर वेल्थ क्रिएशन, पैसा इतना है कि हमारे यहाँ तो जो पर पर्सन अर्निंग है वो इनकी 1/10 भी नहीं है। अब एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ पे जैसे रिलायंस है, टाटा है, या और कोई XYZ कंपनी जो कि प्राइवेट मार्केट में ऑपरेट कर रही है फ्रीली, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा कि आप प्राइस इतना ही चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, इससे कम चार्ज नहीं करेंगे, या इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। मतलब ये कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीज़ों की प्राइस, उनकी डिमांड,
उनकी सप्लाई के पीछे से मेरे पास कितना गुड्स अवेलेबल है, मार्केट में लोग बाग कितना चाहते हैं, उसके बेसिस पे अपनी प्राइजेस को फाइनलाइज करते हैं, जनता को ऑफर करते हैं, जिसमें मोटिव होता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। मेन चीज है प्रॉफिट अर्न करना। देन सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे मेजरली गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ द रिसोर्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट ऑफ द रिसोर्स। ज्यादातर रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट या तो खुद ओन करती है या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उन चीजों को। अब यहाँ पे क्या होता है कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, किस प्राइस पे करना है, किन लोगों को सेल करना है, किस मार्केट में सेल करना है, और कितना ही सेल करना है एक पर्टिकुलर मार्केट में, वो सारे डिसीजन प्लानिंग कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट। अब ये नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, चाइना, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। और अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमारी इंडियन रेलवे है, या आपके यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे, या गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, तो जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्चा करती है, पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑलमोस्ट बहुत कम कॉस्ट पे सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, गुड्स अवेलेबल करा रही है, तो वहाँ पे सोशलिस्ट इकॉनमी चल रही है। सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या है? गवर्नमेंट का एक मोटिव है, मेजरली पब्लिक वेलफेयर। सबके पास इक्वली प्रॉपरली सब चीज़ें अवेलेबल हों, किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके लिए कौन प्लान करता है, कौन ओन करता है, कौन कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को? गवर्नमेंट। यहाँ पे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना, और पहले कभी हुआ करता था यूएसएसआर। ठीक है, तो ये हुई आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमीज। देन कम्स मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे होता क्या है? कुछ अच्छी बातें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ली, कुछ अच्छी बातें हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी की ली, कि कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रोल करेंगे। तो दोनों के पास अपनी अपनी फील्ड के लिए पूरी फ्रीडम होती है, कितनी प्राइस पे लाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सप्लाई करना है, किस प्राइस पे सप्लाई करना है, कितने लोगों को देना है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करती है, प्राइवेट प्लेयर अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो जिस इकॉनमी में गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट प्लेयर्स के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स होती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, अपने प्रोडक्ट की प्राइस फाइनलाइज करने की, सप्लाई करने की, वो इकॉनमी कहलाती है मिक्स्ड इकॉनमी। अब जैसे आपने देखा होगा, हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। तो आईसीआईसीआई सब सर्विसेज ही दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, एसबीआई भी बैंकिंग सर्विस दे रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको बैंकिंग सर्विस दे रहा है। वहीं पे एक और बैंक है, सिटी बैंक। ठीक है, ये भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है, इसके बारे में तो सबको पता ही है, कितने मीम्स आते हैं, क्या क्या होता है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, ये लोग पब्लिक सर्विस के ऊपर ध्यान देते हैं। अब कितनी देते हैं कितनी नहीं देते वो तो, सॉरी, जस्ट बात कर रहे हैं अपन। तो इसको समझने के लिए और ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एसबीआई में अकाउंट खुलाने जाएं, तो शायद 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस में आपको अकाउंट खुल सकता है। एक बार 1000 रुपये जमा कराइए, अपना अकाउंट ओपन करिए, और फिर 1000 रुपये तक आप जो भी पैसा रखते हैं वो आपका अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करता है, बैंक उस पर कोई चार्जेस नहीं चार्ज करता। वहीं सिटी बैंक में कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको 1 लाख रुपीज़ तक डिपॉजिट कराने पड़ते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के। तो वैसा क्या है?
ये भी वही पैसा डिपॉजिट करने की, विड्रॉ करने की, एटीएम की, यूपीआई की सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, और ये भी वही फैसिलिटीज़ दे रहा है। बस क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज देने के लिए इस तरीके की पॉलिसी रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि 1000 रुपये, या कई केसेस में आप देखेंगे तो 500 रुपये का भी अकाउंट होता है, और कई केसेस में आप देखेंगे तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी होता है इन बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिव क्या है, यहाँ पे मोटिव है पब्लिक सर्विस। सेम उसी फील्ड में एक सिटी बैंक है, आईसीआई में आप 10,000, 25,000 इस तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका मेजर फोकस क्या है, टर्नओवर पर। ठीक है, इनको चाहिए क्रीम कस्टमर जो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर सके। इसका शायद अगर आप डेबिट कार्ड लें तो साल की 100 या 150 रुपये आपके डेबिट कार्ड फीस होगी। इसकी डेबिट कार्ड फीस कम से कम 500, 1000, 1500 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है। तो आपको बात समझ में आई कि ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इनका मेजर मोटिव है पब्लिक सर्विस, पब्लिक वेलफेयर। ये प्राइवेट बैंक्स हैं, ये दोनों ही एक ही मार्केट में, इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। दोनों का मोटिव अलग अलग है, पब्लिक वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये ही एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ठीक है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फ्रॉम ग्लोबल गुरु क्लासेस। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ और पूछना है तो आप हमारी ऐप पे आ सकते हैं, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन करने की, मगर हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तो जस्ट ट्रीट मी एज एन योर एल्डर ब्रदर। आई एल देयर टू हेल्प यू। आप कमेंट में डालिए मुझे ये बात समझ में नहीं आई, या ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम उसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, या जो मेरे से बेटर बेस्ट हो सकता है। और आपको अगर इसके फ्री नोट्स या माइंड मैप्स वगैरह आपको चाहिए हो, तो आप हमारी ग्लोबल गुरु के नाम से एंड्रॉयड एंड आईओएस पे ऐप अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप फ्री नोट्स एंड माइंड मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।